माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद से पूरे देश भर में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी से संबंधित मामले का राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ उठा रही हैं। आगे आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर, ट्विटर पर आज दिन भर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अध्यादेश की मांग की गई है। साथ ही साथ बिहार की जो सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती चल रही है 80,000 पदों पर, उसमें जो बिहार का जो सबसे बड़ा विपक्ष है उनके एक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बाकायदा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार जो है वो बीएड अभ्यर्थियों का सम्मान नहीं कर रही है। क्या इन सभी चीज़ों में ये समझा जा सकता है कि ये विपक्षी पार्टी या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिशियन है, वो अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ उनका लाभ उठा रहे हैं ताकि मुद्दा चमकाया जा सके और राजनीति की जा सके? अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिहार से। मैं किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप होंगे, फेसबुक, ट्विटर, तो आप व्हाट्सएप, तो आपको पता होगा कि आज दिन भर ट्विटर पर क्या चल रहा था और क्या चीज़ें चल रही हैं अध्यादेश को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर बिहार में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि राज्य सरकार जो है वो बीएड अभ्यर्थियों का सम्मान नहीं कर रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको लग रहा होगा कि बीएड अभ्यर्थियों का वो साथ दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। इसका उदाहरण आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जब बिहार में नियमावली जारी की जाती है 2023 वाला, उसमें बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य रखा जाता है। उस समय मैंने डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि ये कहीं पर भी नहीं टिकेगा। संविधान के आर्टिकल 16(2) में ये लिखा गया है कि आप किसी भी अभ्यर्थी को उसके प्लेस ऑफ बर्थ, उसके रेजिडेंस, उसके लिंग, उसके जाति के आधार पर नहीं रोक सकते। बिहार राज्य सरकार की वो गलती थी और उसके बाद से उस गलती को स्वीकारते हुए बिहार राज्य सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए अन्य राज्यों को अलाउ किया था। उसके बाद से, इस नोटिफिकेशन के बाद से, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है बिहार में, जो कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है, उनके द्वारा यह कहा गया कि सभी राज्यों को अलाउ करने के बाद से जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। जबकि यही विपक्षी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, तो जो पीईटी के लिए आवेदन लिए गए हैं उसमें सभी राज्यों को अलाउ किया जाता है। मतलब आप सोचिए, एक ही पार्टी दूसरे राज्य में दूसरे तरीके से खेल रही है और दूसरे राज्य में दूसरे तरीके से, और केवल व्हाट्सएप पर लिया गया जो भी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर वो सब कुछ संघर्ष कर रहे थे विपक्षी पार्टी वहां पर। जब बिहार के जो प्रमुख सचिव हैं राज्य सरकार के, उन्होंने जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्टिकल 16(2) के बारे में मीडिया में बताया, तब जाकर के वहां पर मामला शांत हुआ। यानी कि जो विपक्षी पार्टी है वो या तो आर्टिकल 16(2) को जान नहीं रही होगी, या फिर जान रही होगी तो जानबूझ करके केवल मुद्दा बना रही होगी। वो जब वो प्रेस में इसके संदर्भ में जो बिहार राज्य सरकार के प्रमुख सचिव हैं, जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया और बाकायदा चीज़ों को समझाया, उसके बाद से जो भी विपक्षी पार्टी है उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि बिहारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया गया ज्ञान था, जो कि उसके आधार पर वहां पर संघर्ष किया जा रहा था विपक्षी पार्टी के द्वारा, कहीं भी नहीं टिका। अब जो मामला उठा है कि बिहार राज्य सरकार बीएड अभ्यर्थियों का सम्मान नहीं कर रही है, देखिए ये केवल और केवल राजनीति है। अगर बीएड अभ्यर्थियों को डायरेक्टली शामिल करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में बिहार राज्य सरकार जाए, तो विपक्षी पार्टी यही कहने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रही है बिहार राज्य सरकार। मतलब कि आप कुछ भी कर लीजिए, विपक्षी पार्टी विरोध करने के लिए ही होती है। और वो, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका साथ दिया जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों का विपक्षी पार्टी के द्वारा, तो वो साथ नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको एक मुद्दा बना रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहां पर बात यह कहा गया कि राज्य सरकार इसको पॉलिसी बना करके क्यों नहीं बीएड को शामिल कर रही है, तो आप खुद समझिए कि समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। बिहार राज्य सरकार अपनी पॉलिसी बना सकती है और बीएड को शामिल कर सकती है, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली संभव है? भारतीय संविधान यह कहता है कि कोई भी समवर्ती सूची में शामिल मुद्दा जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, अगर राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का कानून आपस में कंट्राडिक्शन होता है, मतलब एक दूसरे का विरोधाभास होता है, तो अंतिम फैसला केंद्र सरकार का माना जाएगा। अब केंद्र सरकार का जो एलिजिबिलिटी तय करने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास नहीं है। आरटीई एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत ये शक्ति केंद्र सरकार से एनसीटी को दी गई है। यानी कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है, बल्कि वो एनसीटी के पास है। और एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है, जिस पावर का प्रयोग करते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, वो पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है और उसको क्वेश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि केंद्र सरकार का जो पावर था कानून बनाने का, जो कि एनसीटी के पास था, उनका वो पावर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पावर के अंतर्गत जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। यानी कि केंद्र सरकार का अभी जो स्टैंड है वो ये है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं होंगे।
और राज्य सरकार अगर अपने स्तर पर जाकर के समवर्ती सूची में होने की वजह से अगर कानून बना भी देती है और बीएड को शामिल कर देती है तो कहीं भी वो नहीं टिकेगा, क्योंकि अंतिम फैसला जो होगा कंट्राडिक्शन के कंडीशन में वो केंद्र सरकार का होगा। केंद्र सरकार ये कह रही है कि बीएड पात्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसके आधार पर, तो फिर आप कैसे राज्य सरकार उसको बीएड को शामिल कर सकते हैं? तो पहला तो मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि वहां पर विपक्षी पार्टी के द्वारा बोला गया कि यहां पर इसका राज्य सरकार कुछ पॉलिसी बना करके कर सकती है। अब यहां पर उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार नियमों को पहले से क्लियर नहीं की और एक बार उनको शामिल करती है, फिर परीक्षा दिलाती है, फिर बाहर कर देती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहां पर केंद्र सरकार की थी ना, कि केंद्र सरकार ने जब लेटर लिखा एनसीटी को तो बिना जांच पड़ताल के एनसीटी भी उसके फेवर में 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी कर देती है। तो फिर ये जांच पड़ताल तो केंद्र सरकार ने भी नहीं की थी। आपने देखा होगा कि रोजगार को लेकर के जिस प्रकार से बिहार में मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा उस पार्टी के द्वारा कहीं पर टिकता है? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात बोली गई थी, आज 9 साल हो चुके हैं, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। तो इन सभी चीज़ों से आप खुद समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में या फिर अगेंस्ट में, उसका कोई मतलब ही नहीं है विपक्षी पार्टी के द्वारा। यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर पॉलिसी बनाकर ये कर ले, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद से ट्विटर पर एक और पॉलिटिशियन के माध्यम से ये कहा गया कि अध्यादेश अगर नहीं आता है तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरा जाएगा। यहाँ पर अध्यादेश का जो पूरा संविधान व्याख्या करता है उसको अगर आप समझेंगे तो अध्यादेश प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी अध्यादेश तभी लाई जा सकती है जब उस समय जो लोकसभा है और राज्यसभा है, यानी कि कोई भी सत्र रन ना कर रहा हो, तभी अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश की वैलिडिटी जो होती है अधिकतम 6 महीने ही होती है, अधिकतम 6 महीने, और 6 महीने के बाद से 6 हफ्ते का और समय मिलता है, क्योंकि भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि एक मानसून, एक भी सत्र के बाद जो दूसरा सत्र शुरू होगा लोकसभा में, वो आपका अधिकतम 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। आज मान लीजिए अध्यादेश आता है तो आने वाले 6 महीने के अंदर फिर से एक बार सत्र आएगा ही आएगा, और उसमें फिर से इस अध्यादेश पर टेक्निकल पॉइंट्स पर लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा होगा, और चर्चा होने के बाद से जो वहां से पास होकर के ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उनके सिग्नेचर के बाद से ये एक्ट बन पाएगा। यानी कि केवल अध्यादेश लाने से बीएड पात्र नहीं हो जाएगा, उसको फिर से वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी आने वाले 6 महीने के अंदर। क्योंकि आप खुद सोचिए कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर तानाशाही पर उतर जाए और कोई ऐसा अध्यादेश ला दे जो कि समाज के लिए हानिकारक है, इसी वजह से उसको फिर से पेश करना होता है। ये भारतीय संविधान इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहकर भी किसी का अहित नहीं कर सकती है। इसीलिए उसको फिर से लोकसभा के पटल पर रखना होगा, राज्यसभा के पटल पर रखना होगा, उस पर चर्चा विमर्श करना होगा, तब जाकर के उस अध्यादेश को एक परमानेंट कानून बनाया जा सकता है। आप ऐसे समझिए कि अध्यादेश के बाद से मान लीजिए जब ये फिर से सदन में गया चर्चा होने के लिए, तो चर्चा होगा तो ये देखा जाएगा कि कोई ऐसा मौलिक अधिकार तो नहीं है जो कि इसका विरोध कर रहा है। आर्टिकल 21A जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, मौलिक अधिकार है, उसका सीधे तौर पर यह हनन होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। इसके अलावा अगर आप कोई एक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आरटी एक्ट को भंग करना होगा। इसके अलावा जो एनसीटी एक्ट 1993 है उसको भंग करना होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। केंद्र सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि कानून बनाने का जो रेगुलेटरी बॉडी का है वो एनसीटी के पास है। आरटी एक्ट में ये बातें मेंशन की गई हैं। तो अगर केंद्र सरकार अपने स्तर पर कोई अध्यादेश लाती है तो सबसे पहले तो उन्हें वो शक्ति प्राप्त करनी होगी ना कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं। केंद्र सरकार एलिजिबल ही नहीं है अपने स्तर पर इस प्रकार का फैसला लेने के लिए। वो केवल एक सुझाव दे सकती है एनसीटी को, और एनसीटी इस पर फैसला लेगा। और साथ ही साथ आपको एनसीटी एक्ट 1993 जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बातें मेंशन की गई हैं कि एनसीटी अपने स्तर पर कोई तानाशाही नहीं कर सकती है, वो सभी राज्यों से सिफारिश लेकर के कर पाएगी। तो जो भी अध्यादेश की मांग की जा रही है वो कहीं भी टिकेगा ही नहीं। आज भले ही अध्यादेश जबरदस्ती का ला दिया जाए, आने वाले 6 महीने में, और 6 महीने में बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी होंगी। 2024 का लोकसभा चुनाव है, मान लीजिए अध्यादेश आया और उस समय सरकार बदल गई, तो फिर वो केंद्र सरकार क्या करना चाहेगी वो डिपेंड करेगा ना। वो हो सकता है कि लोकसभा में इसको प्रस्तुत ही ना करे, प्रस्तुत नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक 6 महीने बाद ये कैंसिल हो जाएगा अध्यादेश। तो उसके बाद से फिर से जब अगली सरकार आएगी, हो सकता है मान लीजिए यही पार्टी सरकार में सत्ता में आ जाए, तो फिर से उसको सदन में उसको पेश करना होगा। बिना पेश किए वो एक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो अध्यादेश की जो मांग की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, केवल और केवल बीएड अभ्यर्थियों को साधने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिशियन के माध्यम से, ताकि एक मुद्दा बनाया जाए और
अपनी राजनीति चमकाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक में है, बाकी राज्यों में भी चुनाव नज़दीक में है, तो एक मैसेज जाए कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, बिना किसी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ये बरगलाया जा रहा है बीएड अभ्यर्थियों को और उनका केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।